की रक्षा के लिए होते हैं। अगर आपने देश को अब तक संविधान मीडिया और उसमें स्वराज समाहित यूट्यूब मूल्यों चैनल और सब्सक्राइब नहीं किया है विश्वास तो कृपया बटन दबाकर संविधान और सब्सक्राइब कर कायदे लीजिए। कानून को ताक पर रखते हुए देश का शासक सेना को विरोध के अधिकार का प्रयोग करने वाली जनता पर हमला करने का आदेश दे दे तो क्या उसे अपने ही देशवासियों पर चढ़ जाना चाहिए? लोकतंत्र में सेना और सुरक्षा बलों का कर्तव्य केवल ऊपर से मिलने वाले हुक्म को बजाना है या फिर केवल संविधान सम्मत हुक्म को मानना है? ऊपर से मिलने वाला हुक्म संविधान सम्मत है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? ये सवाल पिछले सोमवार को दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र अमेरिका की सेना के सामने अचानक उठ खड़े हुए। सवाल उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक चौंका देने वाली हरकत थी। मिनियापोलिस में 46 वर्षीय अफ्रीका वंशी काले नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या के कारण समूचे देश और दुनिया भर में काले और आदिवासी लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के विरोध में ब्लैक लाइव्स मैटर या संक्षेप में BLM प्रदर्शन हो रहे थे। आमतौर पर शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे प्रदर्शनों के शुरुआती दिनों में आगजनी और लूटपाट की घटनाएं भी हुई थी। आगजनी की ऐसी एक घटना राष्ट्रपति सदन व्हाइट हाउस के पास भी हुई। प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रपतियों का चर्च माने जाने वाले ऐतिहासिक सेंट जॉन चर्च में थोड़ी सी आग लग गई थी, जिससे चर्च को मामूली सा नुकसान हुआ था। ट्रंप साहब को इस बात पर बड़ा ताव आया। वैसे भी वे दिनों दिन बढ़ते जा रहे विरोध प्रदर्शनों से भन्ना चुके थे। उन्होंने राज्यों के गवर्नरों और शहरों के मेयरों से बार बार कहा कि वे सख्ती से पेश आएं और जंग के मैदान को डोमिनेट करने के लिए यानी प्रदर्शनों को दबाने के लिए नेशनल गार्ड सेना का इस्तेमाल करें, वरना वे स्वयं सेना भेजकर सबको ठंडा कर देंगे। लेकिन मेयरों और गवर्नरों को पुलिस की बर्बरता को लेकर उठ रहे उबाल का अंदाज़ा था, इसलिए वे ट्रंप की बातों में आकर स्थिति को और नहीं बिगाड़ना चाहते थे। ताव में आए ट्रंप साहब ने अपने व्हाइट हाउस की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड सैनिकों को बुला लिया और प्रदर्शन करने वालों पर खूंखार कुत्ते और भीषण अस्त्र छोड़ने की धमकी दे डाली। प्रदर्शनकारियों को व्हाइट हाउस के आसपास से खदेड़ दिया गया और सुरक्षा दायरे को बढ़ाते हुए लोहे की 10-10 फुट ऊंची जालियों की एक बाड़ लगा दी गई। लेकिन ट्रंप साहब को इसके बावजूद सप्ताहांत का ज़्यादातर वक्त व्हाइट हाउस के सुरक्षित तहखाने में बिताना पड़ा। सोमवार को सलाहकारों ने राष्ट्रपति का प्रभुत्व जमाने की एक योजना बनाई। शाम को 7 बजे कर्फ्यू लगा दिया गया और नेशनल गार्ड सैनिक प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और फ्लैश के गोले छोड़ते हुए आगे बढ़े। सेंट जॉन्स चर्च तक पहुंचने के लिए लाफेयत चौक और 16th स्ट्रीट को खाली करा लिया गया ताकि ट्रंप साहब सेंट जॉन्स चर्च के सामने बाइबल थाम कर अपना फोटो खिंचवा सके। वॉशिंगटन DC की मेयर ने इस सड़क का नाम अब बदल कर ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा रख दिया गया है, जिसे पूरी सड़क के आर पार विशालकाय अक्षरों में पीले रंग से लिखा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले व्हाइट हाउस के लॉन में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने उन राज्यों में सेना भेजने की धमकी दी जहां के गवर्नर दंगों पर काबू नहीं रख पा रहे थे। उसके बाद वे व्हाइट हाउस के सेंट जॉन्स चर्च तक पैदल गए। हैरत की बात यह है कि इस पैदल मार्च में उनके साथ अटॉर्नी जनरल विलियम बार के साथ साथ रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और अमेरिका के सेना प्रमुख जनरल मार्क मिली भी अपनी लड़ाई की वर्दी पहने हुए गए। अमेरिका में सेनाध्यक्ष आमतौर पर राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहते हैं और नागरिक आयोजनों में लड़ाई की वर्दी पहनकर नहीं जाते। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप और जनरल मार्क मिली दोनों की जमकर निंदा हुई। निंदा की वजह से दंगों को दबाने के लिए सेना बुलाने की ट्रंप की धमकी को उनके अपने रक्षा मंत्री मार्क एस्पर तक नहीं पचा पाए और उन्हें एक बयान देकर स्पष्ट करना पड़ा कि अमेरिकी सेना का प्रयोग नागरिकों को अनुशासन में लाने के लिए नहीं किया जा सकता। ट्रंप के पूर्व रक्षा मंत्री जनरल जेम्स मैटिस ने तो ट्रंप की निंदा करते हुए लिखा कि हमारे संविधान का मजाक बनाने के लिए वे ट्रंप पर गुस्सा हैं और हैरत में हैं। ट्रंप उनके जीवन में ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो लोगों को एकजुट करना तो दूर, उसका नाटक भी करना नहीं चाहते। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और सेना प्रमुख जनरल कॉलिन पावल ने कहा ट्रंप झूठे हैं और संविधान से भटक रहे हैं, इसलिए वे डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को अपना वोट डालेंगे। अमेरिकी सेनाओं के पूर्व प्रमुख एडमिरल माइक मलन ने लिखा कि नेशनल गार्ड और सुरक्षा बलों के सैनिकों को जबरन और हिंसक तरीके से लाफेयत चौक का रास्ता साफ करते देख मुझे ग्लानि हुई है।
पूर्व सेना प्रमुख जनरल रिचर्ड मायर समेत अनेक वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों ने सेना को बुलाने और नागरिकों पर उसका प्रयोग करने को लेकर ट्रंप और जनरल मार्क मिली की घोर निंदाएं की। सवाल उठता है कि क्या ट्रंप और उसके सलाहकार आलोचनाओं से कोई सीख लेंगे? चुनाव के सिर पर होने को लेकर ही सही, लेकिन लगता है फिलहाल ट्रंप को खिलाफ होते जनमत से डर लगने लगा है। उन्होंने नेशनल गार्ड सेना को व्हाइट हाउस से हटाने के ऐलान कर दिए हैं और अपनी बात काटने के लिए रक्षा मंत्री मार्क एस्पर को अभी तक बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के शुरुआती दिनों में वे आगजनी और लूटपाट से हो रही संपत्ति की हानि को लेकर ज़्यादा परेशान लगते थे। उनके समर्थकों ने ब्लैक लाइव्स मैटर के जवाब में जनसंपत्ति के बचाव के लिए बिल्डिंग्स मैटर टू और सेंड इन द ट्रूप्स जैसे नारे चलाने की कोशिशें की, लेकिन जन आक्रोश की लहर के सामने ये तर्क टिक नहीं पाए। फिलाडेल्फिया के प्रमुख अखबार फिलाडेल्फिया इंक्वायरर के कार्यकारी संपादक को बिल्डिंग्स मैटर टू की सुर्खी लगाकर आगजनी और लूटपाट में हो रहे जनसंपत्ति के नुकसान की बात उठाने की गलती करने के लिए इस्तीफा देना पड़ा। खबर को इस शीर्षक के साथ छापने के उनके फैसले को इमारतों से काले नागरिकों के जीवन और अधिकारों की बराबरी करने की संवेदनाहीनता का दोषी पाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर टॉम कॉटन का एक लेख छापने की भूल की थी, जिसका शीर्षक था सेंड इन द ट्रूप्स। सेनेटर ने अपने लेख में आगजनी और लूटपाट को रोकने के लिए सेना बुलाने के ट्रंप के इरादों की पैरवी की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों ने सेना बुलाने की पैरवी करने वाले लेख के प्रकाशन के विरोध में प्रकाशकों को इतने पत्र लिखे कि प्रकाशकों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने लेख के साथ भूल सुधार भी छापा। काश न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों ने ऐसा साहस इमरान खान और खालिस्तानियों के भारत विरोधी लेखों के विरोध में भी दिखाया होता, जो आधारहीन आरोपों से भरे थे। बहरहाल सेनेटर कॉटन का लेख रिपब्लिकन पार्टी की उस नई रणनीति का हिस्सा लगता है जो ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन को अराजकता से जोड़कर ट्रंप को कानून व्यवस्था बहाल करने वाले एक निर्णायक नेता के रूप में स्थापित करना चाहती है। ठीक उसी तरह जैसे 1968 में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन के मुकाबले रिचर्ड निक्सन को कानून व्यवस्था के हामी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया था और जिताया गया था। अमेरिका को ग्रेट या फिर ग्रेट अगेन बनाने के मामले में और कोविड-19 महामारी को काबू में रख पाने के मामले में दाल न गलने के बाद अब ट्रंप साहब को अपने आप को लॉ और ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था बहाल करने वाले राष्ट्रपति के रूप में पेश करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसके उलट ब्लैक लाइव्स मैटर या BLM आंदोलन के नेता अब अमेरिका की पुलिस व्यवस्था में आमूल परिवर्तन चाहते हैं। बहुत से लोगों की मांग है कि पुलिस पर खर्च किया जाने वाला पैसा एकदम बंद कर दिया जाए और उसे लोगों की सामाजिक बेहतरी और विकास पर खर्च किया जाए, जिससे पुलिस की ज़रूरत ही न बचे। कुछ लोग पुलिस के प्रशिक्षण में बदलाव लाने और उन्हें सैनिक के रूप में तैयार करने की बजाय रक्षक और सहायक के रूप में प्रशिक्षित करने की बात कर रहे हैं। पुलिसहीन समाज और निहत्थी पुलिस वाले समाज की बातें सुनने में दिलचस्प ज़रूर लगती हैं, लेकिन जिस देश और समाज में बंदूकें रखना मौलिक अधिकार माना जाता हो, वहाँ बिना सशस्त्र पुलिस और बिना पुलिस के आतंकवाद, तस्करी और नस्लवाद जैसी समस्याओं पर कैसे काबू पाया जा सकेगा, ये सोचने की बात है। वैसे ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन में अब बात कालों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता तक ही सीमित नहीं रही है। अब बात जीवन के हर पहलू में और पूरे नज़रिए में समाये भेदभाव को मिटाने की हो रही है। यही कारण है कि अमेरिका के लगभग सभी छोटे बड़े शहरों में, दुनिया के हर महाद्वीप के बड़े बड़े शहरों में इस कालों और आदिवासियों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के इतिहास में पिछले 50 वर्षों में इतने बड़े पैमाने पर इतने प्रदर्शन नहीं हुए। अमेरिका के बाहर जिन देशों में काले गोरे का या आदिवासी गैर आदिवासी का भेदभाव ज़्यादा है, वहाँ प्रदर्शन और उग्र हो रहे हैं। जैसे फ्रांस में पुलिस की सख्ती से कई काले लोग मारे जाते रहे हैं और पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आती। इसी तरह ब्राज़ील में लोग कालों और आदिवासियों के साथ होने वाले भेदभाव के साथ साथ राष्ट्रपति बोल्सोनारो की नस्लवादी नीतियों को लेकर भी नाराज़ हैं। बोल्सोनारो प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सेना का प्रयोग करने, सर्वोच्च न्यायालय को बंद करने और कोविड-19 महामारी के आंकड़े बंद करने तक की धमकियां देते रहते हैं।
भारत में प्रवासी मजदूरों के साथ कर्फ्यू और लॉकडाउन में अपने गांव को लौटते समय कुछ जगहों पर पुलिस ने जो बर्ताव किया है वह भी कोई कम निंदनीय नहीं है। दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ पुलिस के बर्ताव में जो भेदभाव नजर आता है वह अमेरिका और फ्रांस के काले गोरे भेदभाव से कुछ कम नहीं है। फिर भी भारत में बीएलएम आंदोलन का अभी तक कोई खास असर दिखाई नहीं दिया है। इसकी वजह एक तो ये हो सकती है कि कोरोना वायरस का आतंक फैला हुआ है। दूसरे, बीएलएम आंदोलन भेदभाव को मिटाने के लिए हो रहे हैं, उन्हें बनाए रखने या फिर किसी पार्टी या सरकार से दुश्मनी निकालने के लिए नहीं। कालों और अप्रवासी अल्पसंख्यकों के साथ हर कदम पर होने वाले भेदभाव के बावजूद अमेरिका और यूरोप में कभी भी देश के टुकड़े करने या किसी से आज़ादी हासिल करने के नारे नहीं लगते। फिर भी बीएलएम आंदोलन से किसी नाटकीय बदलाव की उम्मीद करने से पहले हमें पश्चिमी एशिया के अरब देशों में चले उस अरब स्प्रिंग या वसंत आंदोलन को याद कर लेना चाहिए, जिसके बाद लोकतंत्र के नए वसंत आने की बजाय तानाशाही के पतझड़ों की वापसी ही हुई थी। ये सही है कि दुनिया का हर बेहतर बदलाव किसी न किसी आंदोलन की बदौलत ही आया है। फिर भी कामयाब होने वाले आंदोलनों की संख्या कम ही रही है, क्योंकि व्यवस्था आंदोलनों से ज़्यादा कहीं बलवान होती है। ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की रणनीति कानून व्यवस्था बहाल करने के बहाने इसी पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने की लगती है। वही व्यवस्था जिसे बीएलएम आंदोलन जड़ से उखाड़ फेंकने की मांग कर रहा है, जिसमें काले नागरिकों का दम घुटने लगा है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जन स्वास्थ्य प्रोफेसर डेविड विलियम्स का कहना है कि गोरों को मिलने वाले हर डॉलर की तुलना में कालों को केवल 52 सेंट मिलते हैं। गोरे कालों का सदियों से चला आ रहा भेदभाव ही आमदनी की इस विषमता का जड़ है। इस विषमता का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास जैसे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। और यही कारण है कि कोविड-19 की महामारी में गोरों की तुलना में कालों की मृत्यु दर दोगुनी है। और यही कारण है कि गोरों की तुलना में कालों के गिरफ्तार किए जाने और पुलिस की वारदात में मारे जाने की संभावना 2 से 3 गुना होती है। कोविड-19 की महामारी ने विषमता की इस खाई को और गहरा कर दिया है। पिछले 2 महीनों के भीतर ही हर 4 में से 1 अमेरिकी रोजगार खो चुका है। विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि दुनिया के 4 से 6 करोड़ लोग गरीबी की निम्नतम रेखा से नीचे चले गए हैं। यूरोप, लातिन अमेरिका, अफ्रीका और भारत में बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के आंकड़े इतने भयावह होते जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका, चीन और जापान के शेयर बाजारों में उछाल आ रहे हैं, जिनकी वजह से दुनिया के धन कुबेर अमीर से और अमीर होते जा रहे हैं। मगर क्यों? शायद इसलिए कि केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें घटाकर कर्जे लगभग मुफ्त कर दिए हैं और सरकारों ने आर्थिक बदहाली से उबरने के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। बाजारों को लगता है कि ये पैसा जिनको उबारने के लिए बहाया जा रहा है उनके पास न रहकर धन कुबेरों की कंपनियों के पास ही आ जाएगा, यानी विषमता की खाई और गहरी हो जाएगी। शायद यही वजह है कि जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या के बहाने आंदोलनों की लहर दुनिया भर में फैली है। नारे नस्लीय और जातीय भेदभाव मिटाने के लग रहे हैं, लेकिन बढ़ती आर्थिक विषमता का रोष भी नारे लगाने वालों के जहन में कहीं दबा है। देखना यह है कि विरोध की ये लहर कोई बदलाव भी ला पाती है या किसी मौसमी बयार की तरह पास से गुजर जाती है। शाहिद मीर का शेर है, और कुछ भी मुझे दरकार नहीं है, लेकिन मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे। नमस्कार। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत। को ताक पर रखते हुए देश का